नमस्कार फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन, एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हेल्पफुल है आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के लिए। गाइस, ये जो मैं क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूं दोस्तों, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एंड मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का पेपर होने वाला है, उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते, हो सकता है कुछ सेम क्वेश्चन आ जाए। अगर नहीं सेम दोस्तों, तो जो टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने वाला, जो कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करने वाला, उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो जब भी मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जब भी हम तो मैंने दोस्तों देखा पाया कि देखो, अगर मैं एज अ नॉर्मल स्टूडेंट देखता हूं कि मेरी एलएलबी बीएलएलबी में पढ़ाई ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, मेरा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है, बेस ज्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एग्जाम पास करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के पढ़ने की कोशिश करता हूं। अब उसमें प्रॉब्लम कहां से आती है, पहली बात तो पेपर लाना, पेपर मिल जाते हैं दोस्तों, हम लोग ऑफलाइन बुक भी ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है दोस्तों कि जो क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग कई बार देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आईपीसी के, फिर सीआरपीसी के, यानी लाइन से क्वेश्चन नहीं दिए होते, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही हम 2 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, तीसरा कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम दोस्तों जो मैंने फेस किए दोस्तों, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो या अदर कहीं से भी, तो दोस्तों मैंने उनको कलेक्ट कर लिया एक जगह, एंड जिसको करने में मुझे दोस्तों 2 से 3 दिन का टाइम लगा है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, तो आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एंड ना सिर्फ हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले, साथ ही साथ कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, कीवर्ड है, कैसे में एमसीक्यू सॉल्व करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसी से आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप फाइंड आउट करके आंसर उसका लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए तो मैं हमेशा की तरह से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा देना दोस्तों, क्योंकि कई बार आप लोगों के साथ में दोस्तों वीडियो अपलोड कर देता हूं बट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सो गाइस, अब मैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करने वाला हूं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के लिए। बट उससे पहले मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर करने वाला, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया था सेल्फ स्टडी प्लान के लिए, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी। आप इसमें देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आप 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का जो आपका एग्जाम हुए, उसमें मिनिमम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 13 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब 19 के लिए आपके लिए। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है। अब देखो, हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ही डिपेंड रहेंगे। ओके, हम कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो वो भी मैं आपके साथ पूरी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो वीडियो पूरी देखना। ओके, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश नहीं करना दोस्तों, क्योंकि मैं कहता हूं मेरी वीडियो पूरी देखें, अन्यथा बिल्कुल भी ना देखें। ओके, तो देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, हम लोग आप लोग कोई भी क्वेश्चन पढ़े उसको गेस करते हैं साथ में, एंड एक कॉपी एंड पेन जरूर ले लें। मैं जो पढ़ाता हूं दोस्तों, मेरा हमेशा कहना कि एक कॉपी और पेन आप अपने साथ में रखें। देन उसमें आप क्या करें कि कोई भी क्वेश्चन आपने मान लीजिए आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच रिट इज इशू बाय द कोर्ट टू क्वेश्चन द रॉन्गफुल ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट। तो अब आपको क्या करना होगा, वीडियो को रोक के यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है उसको आप अपने अकॉर्डिंग लिखना, फिर आपको चेक करना होगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। ओके, तो इस चीज को भी हम लोग देखना होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच रिट इज इशू बाय, तो मैं ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुका, हिंदी में एक बार आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ। निचले न्यायालय का गलत आदेश रद्द करने के लिए न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। तो हमारे सामने देखो, हमारे सामने पहला ऑप्शन है परमादेश अधिकार पक्ष, तीसरा है प्रतिबंध उत्प्रेष, तो मैंडमस क्यो वारंटो प्रोविजन है सेरिटोरियल। देखो, अब हमको पहला क्वेश्चन मिल गया, ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो तो होगा सेरिटोरियल। ओके, फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक। हिंदी मीडियम में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक। मेन चीज मैं अब आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, देखो, अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही याद करके छोड़ दिया तो हमने बहुत गलत काम किया है। हमें क्या करना होगा, इसके साथ में हमें जो है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 पढ़ना होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है, ठीक। ऐसे ही हमारा 226 आर्टिकल है, आर्टिकल 139, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद हमें साथ में पढ़ने होंगे। तो जहां पे मैंने आपको जो चीज बताई वो आप लोग नोट डाउन कर लेना, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 139। एंड साथ में आपको जो 4 रिट दी हुई है, एक रिट और होती है दोस्तों, 5 टाइप की आपकी रिट होती है, तो 5 टाइप की रिट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो आपको इतना काम कर लेना। अब एक एमसीक्यू से आप देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक्स आपके आ गए हैं। ओके, तो इस चीज को आप लोग फोकस रखना।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फिलिंग विद द कोड टू ऑब्जेक्ट ओन्स और अनदर इम्प्रिजमेंट इज कॉल्ड। सो देखो ये भी आपका एक रिट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है, तो इसमें भी जो मैंने सेम आर्टिकल आपको बताए थे इसमें भी आपको सेम आर्टिकल ही बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा हबीस कॉर्पस। ओके, ऐसे ही सेम हिंदी मीडियम में अगर मैं कहूँ तो न्यायालय में दावा दायर करना स्वयं या दूसरे के कारावास पर आपत्ति जताना कहलाता है बंदी प्रतिपक्ष। ठीक, प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है, रिसेंटली इन विच केस द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टेरिटोरियल विच अलाउज सर्टेन रिलैक्सेशन इन मार्क्स टू रिजर्व कैटेगरी एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो गाइज यहाँ पे आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, देन इसका मैं आंसर बताऊंगा। हाल ही में किस मामले में उच्च न्यायालय ने कहा है केरला के कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मापदंड जो संविधान के अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 1 के उल्लंघन के रूप में आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में कुछ अनुदित होते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर होने वाला है ये तो आपका फर्स्ट वाला होगा। ठीक, इसको तो आपको याद ही करना होगा, इसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि इसको इसके साथ करो इसके साथ करो, बट यहाँ पे जो आपके साथ में दोस्तों ये आपका जो कीवर्ड है दोस्तों आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1, आपको आर्टिकल 16 के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा, आपको बताना होगा मुझे आर्टिकल 16 किस चीज़ के बारे में बात करता है। ओके, इसी तरह से देखो मैं अब हर क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें इस क्वेश्चन को इसके साथ पढ़ना है, इस क्वेश्चन को इसके साथ पढ़ना है। ओके, ये आपको देखना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसटाइप है दोस्तों। द प्रोविजन रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज गिवन। जो आपका अनटचेबिलिटी का प्रोविजन दिया हुआ है किस आर्टिकल किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप लोग देखो, आप प्रक्रिया का उन्मूलन करने के संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए हैं, तो बताइए 15, 24, 17 या 23, बताइए। सो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो आपका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा आपका 3 वाला आर्टिकल 17। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये 3 वाला ऊपर आ गया है, तो यहाँ अनुच्छेद 17 आप लोग लगा लेना। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अंडर विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू समन प्रोग्रेस एंड डिसॉल्व ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ एक्टेड विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय के तहत संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने की राष्ट्रपति की कार्यवाही असंवैधानिक हो जाएगी यदि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम किया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर होगा इसका आंसर होगा 3, राव वर्सेस इंदिरा गांधी जी का जो केस था इसमें ये कहा गया। ठीक, अब इसमें आप लोगों को पहले मैं ऑप्शन बता दूं हिंदी मीडियम वालों को, इसके साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप देखना ये जो इस चीज़ की बात कहाँ पे की जा रही है, तो आर्टिकल 74 आप लोग लिख लेना, आर्टिकल 75, आर्टिकल 83 आप साथ में इनके पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। द थ्योरेटिकल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बाई। सो संविधान के संशोधन करने के संवैधानिक अधिकार संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के किसके द्वारा दिया गया है, तो आपके सामने 3 आर्टिकल दिए गए हैं या 4th वाला ऑप्शन है कि कोई भी इसमें से नहीं, तो जो आपका 6 वाला आंसर होगा ये होगा भाई आर्टिकल 368। मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया भी है कि अमेंडमेंट करने की जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को कौन से आर्टिकल के तहत दी गई, तो आर्टिकल 368 के तहत दी गई है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, अभी की अभी याद कर लो, क्योंकि ये जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूँ अगर मैं आपसे अभी तक कहूँ तो मैंने आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 139 और 5 तरह की आपको रिट के बारे में बता दिया। आर्टिकल 16 आपको पढ़ना होगा, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोग पढ़ते रहना। ओके, इसका ये मतलब नहीं कि जिस सिर्फ एमसीक्यू रटना, देखो एमसीक्यू रटने से खाली कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप ऐसे एमसीक्यू रटने जाएंगे तो बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। ओके, फिलहाल जो मैं आपको 100 बता रहा हूँ ये तो आप बिल्कुल कर लेना। ओके, नो डाउट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा सेकंड वाला, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, उचित वर्गीकरण। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सेम। जब एक विधेयक सांसद और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, बिल अप्रूव हो जाता है, लॉ बन जाता है, बिल एग्जीक्यूटिव फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट प्रोसीजर बन जाता है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। सो जो 8 वाला है इसका आंसर होगा 2, लॉ बन जाता है भाई, कानून बन जाता है वो, ये तो आपको पता ही होगा ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इट रेफर टू एन अथॉरिटी
derived from official character merely express confer not upon the rather individual character but answer to official position, या केवल आपराधिक योग्यता द्वारा उत्पन्न एक अधिकार को दर्शाता जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत चरित्र से प्रदत्त नहीं बल्कि आपराधिक आधिकारिक स्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसके लिए आपको एक आर्टिकल भी पढ़ना होगा, एक्स ऑफिशियो, ठीक, पद के अनुसार। इसके लिए आप आर्टिकल 64 पढ़ सकते हैं। देखो तभी कह रहा हूँ बेरक बहुत जरूरी है। अब देखो जितने भी आपके करेक्ट आंसर आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप इन करेक्ट आंसर को सिर्फ रट लें, ऐसा नहीं। इन करेक्ट आंसर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। अब हो सकता है कि इस जो आपका ऑप्शन आया है इसको क्वेश्चन बना दे, जो आपका क्वेश्चन है इसको थोड़ा आंसर के रूप में प्रेजेंट कर दें पेपर में, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हु कैन द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, तो डिले, मलिशियस पिटीशन या इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑल द अबव। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कब सहायता प्रदान करने के लिए मना कर सकता है, या तो विलंब हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण याचिका हो या निष्फल याचिका हो, तो उपरोक्ता सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 10 वाले का ये होगा ऑल अबव। ओके, उपरोक्ता सभी केसेस में। ओके, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना होगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मिंटो मॉडली रिफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच एक्ट। मिंटो मॉडली सुधार किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो आंसर होगा दोस्तों ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से जुड़ा हुआ है, ठीक। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 विच सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी विषय समर्पित सूची में शामिल है। तो अगर इसका मैं आपको आंसर, मैरिज, डाइवोर्स, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर या ऑल ऑफ द अबव। विवाह, तलाक और मध्यस्थता, आपराधिक विधि और प्रक्रिया या उपरोक्ता सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्ता सभी। ओके, ऑल द अबव। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक। यहां पे दिया व्हाट इज द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज अबव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भारतीय संविधान से ऊपर है। इंडियाज लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। भारतीय विधि लागू नहीं होते हैं। इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका अपना खुद का संविधान है। इट इज नॉट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन, या भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा नहीं है। देखो एक हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को मैंने, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता, जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे आंसर पूछना है। देखो ये क्वेश्चन आपका आया था 2017 का जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर हुआ है। एंड आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल, कौन से आर्टिकल की बात अब यहाँ पे हो रही है जब जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। आर्टिकल 30, बताइए आर्टिकल क्या नाम है पूरे आर्टिकल का। तो उस आर्टिकल का नाम आपको बताना है एंड बताना है कि क्या अमेंडमेंट हुआ था, क्या चीज हुई थी, तो आपको यहाँ पे बताना होगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 डाल के आपको उसका आंसर बताना होगा। ओके, द प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किसके तहत किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका क्या होगा, आर्टिकल 315। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आर्टिकल 315 को खोलना होगा और इसको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आर्टिकल 315 को आपको रीड करना। अभी रीड करने का ये मतलब नहीं होगा कि आप बिल्कुल इसको रटने लगे, बहुत अच्छे से पढ़ने, आपको बस उसमें से बेसिक नॉलेज लेना होगा। उसको ब्रैकेट मेथड यूज करके जो उसको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वो आपको रिमेंबर कर लेने होंगे। ओके, एंड इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे वो भी, जो कि मैंने ऑलरेडी दोस्तों आपको 2 पार्ट करा दिए थे दोस्तों, आपके जो एनालिसिस थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैरेट का। बट उसके बाद आप लोगों ने कहा कि यार आप लोग इसको छोड़ो, आप एमसीक्यू टारगेट करो, तो मैंने एमसीक्यू पे फोकस कर दिया। बट अगर आप कहेंगे तो मैं उस सीरीज को कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर आप लोगों की आप लोग चाहें तो। राइट टू पर्सनल इंक्लूड, पर्सनल लिबर्टी क्या इंक्लूड करता है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या शामिल करता है। देखो 3 ऑप्शन दिए, तीनों या चारों या कोई नहीं, बताइए। सो 15 का आंसर क्या होगा आपका भाई, ऑल द अबव होगा, ठीक, उपरोक्ता सभी। क्वेश्चन नंबर 16, द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इज। सुप्रीम कमांडर कौन होता है डिफेंस फोर्स का, ये बताइए। प्रेसिडेंट होते हैं क्या, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, चीफ मार्शल होते हैं। अब इसको आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले सोचो। भारत के रक्षा बल के सर्वोच्च समादेश हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या चीफ मार्शल। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इसकी रिटायरमेंट एज क्या होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, मुझे मालूम है दोस्तों। आप लोग कहने वाले हैं 58 ईयर्स, ये है गलत आंसर। सही आंसर होगा आपका 4th वाला 65। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन में 18 के तरफ। विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, कई बार हमसे पूछ लेते हैं नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं, हम लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में देखते हैं अरे ये क्वेश्चन, और फिर बाद में पता चलता है यार हमने तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत कर दिया। तो जितने भी नॉट वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या करना है, उसको नॉट को हाईलाइट रखना है, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन कब सबसे ज्यादा अगर किसी के क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं तो वो नॉट वाले के गलत होते हैं। जैसे कि इसमें अगर हमसे पूछा राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो 18 वाले का आंसर क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था जब मैंने फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए थे। तो देखो यहां पे आपका आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये फंडामेंटल राइट होता था बट अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, संपत्ति का अधिकार। In Menka Gandhi case, it was observed that confession of passport was correct. Right to go abroad is not within the meaning of Article 21. Right to go abroad is with the ambit of Article 19 subclause 1 subclause A, but the confiscation of passport is not according to the law. None of the above. So क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बताएं, तब तक मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन का आंसर देख रहा हूँ। मेनका गांधी मामले में यह देखा गया था कि पासपोर्ट जब्त करना सही था। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर नहीं आता। विदेश जाने का अधिकार 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के दायर में है, लेकिन पासपोर्ट में की में जब जजबती कानून के अनुसार नहीं है। उपभोक्ता में से कोई नहीं। तो इसका जो 19 वाले का आपका जो आंसर होने वाला है ये थर्ड वाला होगा। ओके ओके, इसका आंसर होगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 20, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट। तो आबाद संचालन के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर क्या होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, याद रखना ठीक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। ओके, आम जनता के हित के लिए भाई लगाया जा सकता है प्रतिबंध ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 कौन क्लेम कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कंपनी कर सकती है, कॉर्पोरेशन कर सकता है, ओनली सिटीजन या सिटीजन एंड एलियंस। तो देखो 21 का आंसर क्या होगा, पहले ये बताओ आप लोग, फिर मैं बात करता हूँ। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ओके, केवल नागरिकों के लिए ठीक। अच्छा, कोई बता सकता है यहाँ पे जो एलियन वर्ल्ड लिखा है इसका मतलब क्या, कोई बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो एलियन वर्ल्ड लिखा है। अब वो एलियन मत समझ लेना जो स्पेस से हम लोग आते हैं मूवीज में देखते हैं एलियन आगे एलियन आगे, ये वो एलियन नहीं है ठीक। तो 22 का आंसर क्या होगा गाइस, 22 क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो अक्यूट पर्सन शैल बी कंप्लाइड टू बी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन आपका मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस आपका जो CRPC जो आप BNSS है उसके साथ भी मैं इसको पढ़ सकता हूँ, और आपका जो BNSA है BS है उसके साथ भी इसको पढ़ सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उसी सब चीज़ें करेक्ट है। ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, इसका आंसर क्या होगा, एक विकेट खुद के खिलाफ साक्षी ठीक। तो इसका आंसर आपका 3 वाला होगा। ओके, 23 की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पॉपुलरली नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। ये जो केसेस आपके आ रहे हैं मोस्टली यही रिपीट होते हैं दोस्तों, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसका आंसर आपका होगा मंडल कमीशन केस ठीक। 24 की तरफ बढ़ते हैं। ड्यू टू आउटकम ऑफ विच केस स्लम डॉलर वेयर बेनिफिटेड, किस मामले के परिणाम के कारण निवासियों को हुआ, क्या हुआ बताइए, किस केस के अकॉर्डिंग। 24 का आंसर क्या होगा आपका सेकंड वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एयर 1982, तो इसमें क्या डिसाइड हुआ था बताइए। SP गुप्ता बनाम भारत संघ के FIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, फ्री लीगल एड का, बोनट लेबर का, जजेस ट्रांसफर का, इलीगल डिटेंशन का। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसका। 25 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 3, जजेस ट्रांसफर ठीक, न्यायाधीशों का स्थानांतरण ठीक। इसके बारे में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, एंड एज अ वुमेन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का वो पहला केस है दोस्तों जिसमें जो आपकी सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात करें तो जो आपका एक्ट आया दोस्तों ये इसी केस से रिलेटेड आया, क्योंकि ये जो केस हुआ था इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम सेक्सुअल हरेसमेंट की जो डिफिनेशन है वो दी थी दोस्तों। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए भी, AP एग्जाम के लिए भी। ओके, तो इसका आंसर होगा A वाला। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू, प्रसारक सिद्धांत किस पर लागू होता है, लेजिस्लेटिव, सिविल सर्वेंट, जजेस, कैबिनेट मिनिस्टर। बताइए आप लोग किसके ऊपर अप्लाई होता है। 27 का आंसर आपका क्या होगा बताइए आप सभी लोग। 27 का आपका आंसर जो होगा वो होगा सिविल सर्वेंट। ओके, जनसेवक। आर्टिकल 361 क्या प्रोवाइड कराता है, अथॉरिटी टू यूनियन गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटी टू स्टेट गवर्नमेंट टू पास लेजिस्लेशन, प्रोटेक्शन एडमिशन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड टू द कोर्ट एंड फॉर नॉन ऑफ द अबव। अनुच्छेद 361 क्या प्रदान करता है बताइए भाई साहब आप सभी लोग।
ये आपके सामने ऑप्शन, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हमारे। सो 28 का जो आपका आंसर है गाइस वो होगा थर्ड वाला, प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट फ्रॉम द बीइंग। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 का। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इनैक्टेड इन, देखो अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगता है आपके 2 क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन रिट से रिलेटेड आ सकते हैं, एंड बाकी के 3 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बाकी क्वेश्चन आपसे जो यूनियन एंड स्टेट वाला चैप्टर है उससे भी पूछे जा सकते हैं, या प्रीएम्बल या जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बाकी के आएंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये मैंने अपना गेस किया है, बाकी आप लोग पूरा पढ़िए दोस्तों। ओके, मैंने आपका बता दिया कि किस तरह के टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खैर क्वेश्चन पे आते हैं, कब हुआ था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताइए। तो 29 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1951 में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था हमारा, बना कब था, ये भी आप लोग बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो हबीज कॉर्पस पिटीशन वाज फाइल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज कौन से केस में भाई हबीज कॉर्पस फाइल की गई थी इमरजेंसी के दौरान। केशवनंदन भारती केस था, गोलकनाथ केस था, एमसी मेहता वाला केस था, एडीएम जबलपुर वाला केस था। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा एडीएम जबलपुर से शिवकांत शुक्ला। ओके, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन एसआर बुमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। अगर केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते तो हो सकता है क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। ओके, सो जो 31 वाला आंसर है इसका आंसर होगा ए रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ओके, नाउ बढ़ते हैं आर्टिकल 23 की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है। आर्टिकल 213 एम्पावर द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, अनुच्छेद 213 ने राज्यपाल को अध्यादेश को लागू करने का अधिकार दिया है। सो 32 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला। ओके, जब राज्य विधानसभा में सत्र नहीं है, ठीक, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट शैल बी वेस्टेड इन द, तो 33 वाला आंसर क्या होगा, देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर। तो इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए, 33 का आंसर क्या होगा 1, हाई कोर्ट, ठीक, उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही केशव नंदा भारती संसद विधानसभा के किसी प्रकार को संशोधित कर सकती है। लेकिन अब इसका मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जहां भी आपको केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस दिखेगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसको अमेंड नहीं कर सकती। बस इतनी सी बात आपकी कही गई थी। ये बहुत लॉन्गेस्ट जजमेंट है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में, सबसे लैंडमार्क जजमेंट है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। आपसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें किस केस में बताया गया था, तो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का वो केस है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग रिमेंबर रखना। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर आर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल रिलेशन जो होता है स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट का कहाँ पे डिफाइन किया गया, आर्टिकल 245 से 255, आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263। अब जो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आप इसको बैरेट से सॉल्व करेंगे, बट उसके लिए भी आपको बैरेट का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे दिया, वरना जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में 15 सेकंड लगने चाहिए उसमें आपको 5 मिनट भी लग सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने बैरेट आपका एनालिसिस ऑलरेडी करा दिया। अगर आपने नहीं देखी वो 2 वीडियो तो प्लीज देखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज ग्रांटेड इन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया बताइए। 36 का आंसर होगा आर्टिकल 50। विच इज नॉट अ प्राइवेट राइट, भाई कौन सा प्राइवेट राइट नहीं, राइट टू प्राइवेटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ऑल द अबव। तो इसमें से या तो बताइए कोई प्राइवेट राइट है या नहीं है, कौन इनमें से कौन सा निजी अधिकार नहीं, भाई कोई निजी अधिकार नहीं, भाई सबको अवेलेबल है। राइट टू फ्रीडम सबके लिए, राइट टू प्रॉपर्टी फिलहाल तो फंडामेंटल राइट नहीं है, बट दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका भी एक अलग से आर्टिकल है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन, ठीक। 38 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कॉल्ड ऑफ द, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है स्पीकर के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर बुला सकते हैं इसका आंसर। 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर क्या होगा, मैंने तो आप लोगों को बताया था, आप लोग भूल गए, इसलिए मैंने यहाँ पे गलत आंसर लगाने की कोशिश की। 38 का आंसर होगा प्रेसिडेंट, याद रखना राष्ट्रपति जी। ओके, महामहिम राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से क्या किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, सरकार पर दोहरा असर, कठोर असंवैधानिक या एकल नागरिकता। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पार्लियामेंट एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू अमेंड आर्टिकल 360 इट मे नॉट अमेंड। अब ये देखो मैंने ऊपर अभी आपको क्या बताया था, केशव नंदन भारती वाला केस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया कि पार्लियामेंट जो है
अमेंड कर सकती है काफ़ी सारी चीज़ें, बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंड नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकती है। किस केस में कहा गया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया था। एंड एक क्वेश्चन आपका आता है प्रियम्बल से संबंधित क्वेश्चन आता है, हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग देख लें। प्रियम्बल जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक। तो एक चीज क्वेश्चन आता है कि किस केस में ये कहा गया था कि उद्देशिका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, एंड किस केस में कहा गया था उद्देशिका जो आपका प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक केस है दोस्तों, आपको इसको भी याद रखना होगा। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ फंडामेंटल राइट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, ओके। तो वो चीज़ें आपको देखनी होंगी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, ओके। सो क्वेश्चन में 41 की तरफ देते हैं, विच आर्टिकल स्टार्ट विद सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। सो कौन सा अनुच्छेद लोक आदेश, नैतिक तो स्वास्थ्य विषय को अधीन सुरक्षा देता है, बताइए। 14 देता है, 15 देता है, 28 देता है, 25 देता है। सोचो, थोड़ा सोचो। जाहिर सी बात है आर्टिकल 25 दोस्तों, अनुच्छेद 25 इस चीज़ की बात करता है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज, एक्स ऑफिसियो कौन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट में, प्रेसिडेंट होता है, स्पीकर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, नॉन ऑफ द अबव होता है। तो 42 का आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, ओके। उपराष्ट्रपति। राइट टू प्रॉपर्टी इज इन इंडिया इज, देखो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेटरी राइट है, लीगल राइट है। भारत में संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। 43 का आंसर क्या होगा, ये एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये हमारा एक्स में फंडामेंटल राइट होता था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इंडिया इन इंडिया वॉज, यानी पूछ रहे क्या राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तो आप कहेंगे यस, बट क्या है, नो, नहीं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना। देखो इस चीज से क्वेश्चन रिलेटेड जरूर आएंगे, रिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसका होगा हाबीस कॉर्पस, बॉडी से रिलेटेड जहां भी आगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। रिस्ट्रिक्शन में नॉट इम्पोज ऑन फ्रीडम प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ऑन दिस ग्राउंड ऑफ, अनुच्छेद एक सब क्लॉज ए के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता पर किस अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, बताइए। डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, सेडिशन या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, किस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में सोचने की भी जरूरत नहीं है। 45 का आंसर होगा थर्ड वाला, ओके। राइट गारंटेड टू सिटीजन ओनली, कौन सा राइट सिर्फ सिटीजन को दिया गया, देखिए कौन सा अधिकार गारंटी केवल नागरिक को, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, सब क्लॉज 1 ए या 25। तो 46 का जो आपका आंसर होने वाला ये होगा 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ओके। यहाँ पे सब क्लॉज ए लिख लेना दोस्तों, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना इंग्लिश मीडियम वालों। प्रेसिडेंट कैन रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ, प्रेसिडेंट कैन भी रिमूव हो जाता है, राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है, प्रूव मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कब हटाया जा सकता है राष्ट्रपति जी को, संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं तो, ठीक। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ आपके लिए कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। अब देखो रिट ऑफ सेरिटोरियल कैन बी इशू अगेंस्ट, अब देखो रिट ऑफ सेरिटोरियल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका आ चुका था। देखो रिट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे, तभी मैंने आपको कुछ आर्टिकल जो स्टार्टिंग में बताए थे एंड जो आपको रिट बताई थी वो आपको अच्छे से पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन आपके उसमें से आ जाएंगे, ओके। तो 48 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 48 वाला इसका आंसर होगा जुडिकल एंड क्वासी जुडिकल बॉडीज के ऊपर, ठीक। 49 वाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट, देखो अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड, तो यहाँ पे हम लोग बांट लेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भाई फैसला सुना है, ठीक। इट इज परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑब्लिगेशन, ठीक। एक हम ये वर्ड निकालेंगे, ऑब्लिगेशन है सभी मेंबर्स के ऊपर, किस चीज़ के, मेडिकल प्रोफेशन के रिलेटेड, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, यहाँ पे बता रहे हैं गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और यहाँ पे टू मेडिकल ऐड देने की, किसको, एवरी इंजर्ड पर्सन, हर इंजर्ड पर्सन को, ठीक। ब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी ऑफ द केस ऑफ। तो ये इस तरह से हम लोग जब लंबे क्वेश्चन, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे हम इसको थोड़ा सा 2, 4, 5 पार्टों में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होंगे उनको डिवाइड कर देंगे, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे अगर 49 का अगर हम लोग आंसर देखें, यूनियन ऑफ इंडिया है परमानंद कतरा, ठीक, थर्ड वाला इसका आंसर होगा, ओके। Under which of the following article of Indian Constitution Parliament is empowered to legislate with respect to matter in the state list in national interest। तो आपका जो क्वेश्चन 50 इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट टू 49। इस आर्टिकल को आप लोगों को पढ़ लेना होगा, ओके। 51 वाला इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, केस लॉ के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, सेकंड वाला, ओके। 52 द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर
फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा। या प्रश्न की कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो 52 का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 4th, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगर अच्छा आप लोगों को पता है कि इस समय हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब कौन है, चलिए आप लोग बताना। डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज टेकन बाय, जो 10th शेड्यूल में आपका डिसीजन दिया कौन लेता है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हाउस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। ओके, तो 53 का आपका आंसर क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, सदनों के पीठासीन के अधिकारी। ठीक, अब यहां से पूछा भारत में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति या दोनों के द्वारा, ए या दो बी। ठीक, तो 54 का जो आपका आंसर होगा ये होगा संसद के द्वारा, ओके, पार्लियामेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, द पर्पस ऑफ रिट ऑफ क्यो वारंटो इज, देखो वही चीज़ है, रिट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे, क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही आएंगे, एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो 53 का होगा, टू आउट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ द पब्लिक पोस्ट, लोग पद पर अवैध कब्जा करने वालों को पद से हटाना। ठीक, बढ़ते हैं 56 की तरफ, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड द पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू। जो जुडिकल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से हमने डिराइव्ड किया है, बताए कहाँ से लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोचन की उक्ति कहाँ से उधार ली गई है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएस या आयरलैंड से, बताइए। 56 का आंसर क्या होगा, 3rd होगा, यूएस से। ठीक, इन्फोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता अगर इमरजेंसी लगी हो तब भी। तो आर्टिकल 14 एंड 19, 20 एंड 21 या 23 एंड 24 या 21 एंड 22। अगर आपने मेरी बैरेक्ट का जो एनालिसिस देखा तो इसका आंसर आप लोग तुरंत दे सकते हैं। ओके, कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। सो 57 का जो आपका आंसर होगा वो 2 वाला होगा। ओके, 20 एंड 21। अब देखो केस लॉ का आंसर है, मैं इसको डायरेक्ट आपका आंसर बताऊंगा, इसका होगा 1 वाला। ओके, केस लॉ जो भी आएगा दोस्तों उसका मैं डायरेक्ट आपको बस ये वाला मैं पढ़ा दे रहा हूँ। सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, यहाँ पे आप लोग कहेंगे आईटी एक्ट कहाँ से आएगा, तो दोस्तों जो कनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आपसे पूछ ले जाते हैं, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, रीड करने को कह रहा है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 19 सब क्लॉज इन द केस ऑफ, किसमें बताया गया था, तो इसका आंसर आप लोग हमेशा याद रखेंगे, सियाज सिंघाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था। ओके, जो सिंगर हैं आप सभी लोग जानते होंगे उन्हें। सो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देखते हैं। तो आर्टिकल 145 ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर सिट टू द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग ए सबस्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पर्पस ऑफ हियरिंग रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 ऑफ शैल। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा 3, 5। ओके, यहाँ पे ऊपर नीचे होगा लेकिन इसका आंसर होगा 5। ओके, इंडिया दैट इज भारत शैल बी, इस क्वेश्चन को भी अब हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि अब इसको चेंज कर दिया गया था दोस्तों, भारत। ओके, इंडिया जो कि भारत है, एक क्या है बताइए, फेडरल ऑफ स्टेट है, कॉसी फेडरल है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनिटरी स्टेट ऑफ स्पेशल टाइप है, बताइए। 61 का आंसर क्या होगा, 3rd, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक, राज्यों का एक संघ है। इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है दोस्तों, इसको आप लोग रीड कर लेना अच्छे से क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसका आंसर 1st वाला होगा, बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 63 की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज लिविंग विल्स एंड पैसिव इथोन्सियंस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इन द केस ऑफ, तो देख सकते हैं आप लोग केस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कॉमन केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट किस बारे में बताता है, आर्टिकल 310 बताइए। अनुच्छेद 310 किसके बारे में बताता है, सिविल सेवक के संदर्भ में। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 64 वाले का, इसका होगा 4th ऑप्शन। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट। ओके, राइट टू नो द अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम। सो 65 वाला जो आपका आंसर होगा इसका होगा 1st वाला। ओके, 66 इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाय द वर्ड लिबर्टी, जो वर्ड दिया गया उसकी इस चीज को फॉलो करता है, तो इसका आंसर होगा 2। बढ़ते हैं 67 की तरफ। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफेंस ऑफ सेडिशन वाज इन इशू। तो 67 वाला आंसर क्या होगा आप लोग बताएं दोस्तों। मैं हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्ता सभी, ऑल ऑफ द अबव। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन 68 की तरफ। कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, बोथ या दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो 68 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट। ओके, लैंगिक उत्पीड़न। ओके, थर्ड वाला होगा, ये थर्ड वाला दोस्तों नहीं होगा, सिर्फ ये लैंगिक उत्पीड़न। ठीक, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज, बताइए कौन से क्लॉज में बताया गया है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो 69 वाला है इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 70 की तरफ। एवरी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ अ डिफेंस सर्विस और होल्ड एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या बोथ ए एंड बी, बताइए। हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग भी आंसर देख लेना। सो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। 71 वाला आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो 71 वाले का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा थर्ड वाला, ओनली सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक, ये वाला आप लोगों का सिर्फ सही है, ओनली सेकंड। ठीक, द पावर टू इनैक्ट ए लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू अंडर द प्रोविजनल ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिंदी मीडियम वालों आप लोग भी देख लो। तो 72 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा संसद। ठीक, पार्लियामेंट। क्वेश्चन 73, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और वुमेन ओनली ऑन अ ग्राउंड ऑफ वुड बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, यानी डिस्क्रिमिनेशन जो कर रहे हैं मैन या वुमेन का ऑन द ग्राउंड ऑफ वुड बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल, किस चीज़ का ग्राउंड होगा दोस्तों। अगर एक पुरुष और एक महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो किस चीज़ का होगा, सेक्स, रेम्यूनरेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन का। तो जाहिर सी बात हो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 वाला। ठीक, आप जेंडर बाइज्ड हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। The objective resolution adopted by the Constitution Assembly on January 22, 1947 was drafted by whom? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फोर्थ बी एन राव। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर फिर आप लिख लेना। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री से क्वेश्चन आया। ओके, एंड अब आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिए हैं। ओके, आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत उसके बारे में 1 पॉइंटर या 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेना। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। सो 75 का जो आपका आंसर होने वाला है ये आपका होगा मोनार्जी देसाई जी। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 76 का जो आपका आंसर होने वाला है गाइस ये आपका होगा 3 आर्टिकल 22। ओके, 77 आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जो मैंने आपको बताया था राइट टू प्रॉपर्टी वाला, जो मैं बता रहा था पहले आपका फंडामेंटल राइट था, बट अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये किस आर्टिकल के तहत आ गया? आर्टिकल 300A के तहत आ गया। किस अमेंडमेंट के तहत आया था? अब आपको ये अमेंडमेंट बताना होगा, 44th, 42nd या 40 या 51। आप सभी को इसका अमेंडमेंट भी पता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर होगा 44th अमेंडमेंट। ओके, 44वां संशोधन। ओके, by which of the following amendment of the Act 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो अमेंडमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। 52 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, 52वां संविधान संशोधन। ओके, 79 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज अ लॉ विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 एंड देयरफॉर इट इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, इट में बी डिक्लेयर वॉइड। तो किस केस में कहा गया था? इंदिरा साहनी, गोलकनाथ, केशवानंदा भारती, साजन सिंह, बताइए। सो 79 का जो आपका आंसर होने वाला है गाइस इसका आंसर होगा 4th। ओके, गोलकनाथ केस। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आपके एमसीक्यू आ सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा जा सकता है। तो इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव म्युनिसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बताइए भारत में समान नागरिक संहिता क्या है? बताइए, सोचना भी नहीं चाहिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो 81 का आंसर क्या होगा बताइए। As per Article 16, no citizen shall on ground only of or any of them be eligible for discrimination against in respect of any employment और such। किसी एम्प्लॉयमेंट को आर्टिकल 16 के तहत किस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आप आर्टिकल 15 को भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, धर्म, मूल, जात, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर सिट टू फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी case involving a substantial question of a law as to interpretation of the constitution of the purpose of hearing any reference under article 143 shall be। कितने होंगे बताइए?
तो 82 का जो आपका आंसर होने वाला है गाइस ये होगा आपका 4, ओके, यानी टोटल 5, ओके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, नो नंबर ऑफ शेल बी डिप्राइव्ड दिस प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये भी आपका प्रॉपर्टी वाला ही है। तो यहाँ पे 83 का जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका फर्स्ट वाला, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, व्यक्ति, ठीक। द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेट डाउन। तो टाइटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित, बताइए किसमें, टाइटल किसमें दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? 393, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट आर गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान किस भाग में मौलिक अधिकारों को संविधान प्रावधान दिए हैं? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। आपको सोचना भी नीचे, मैंने आपको इतना अच्छे से आपको याद कराया था। 85 का आपका आंसर क्या होगा बताइए? पार्ट 3, ओके, याद रखना। पार्ट 3 में, भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? प्रिलिमिनरी। भाग 2 में प्रियम्बल हमारा जो था बेसिक, हमने जो बताया था यूनियन वाला, स्टेट वाला। एंड पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन भाई भारत संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा विधि नहीं है? नियम, उपविधि, रूढ़ि या प्रचा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 जो है इसका आंसर आपका होगा 4 वाला, नॉन ऑफ दिस, ओके, इनमें से कोई नहीं भाई। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो तीनों से चीज़ों से डील करता है? तो 87 का जो आपका आंसर होने वाला है गाइस ये होगा फर्स्ट वाला, शेड्यूल 7, ओके। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोटिवेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश से अनुभव से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आपका आंसर होने वाला है ये आपका होगा 2, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज इश्यूड टू इन्फोर्स परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज ऑफ द बाय द अथॉरिटीज। तो देखो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मैंने तो टेलीग्राम चैनल पे बकायदा आपसे एमसीक्यू पूछा भी था। एंड मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों @लीगल गुरु से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मैं उस पर प्रोवाइड करा देता हूँ @लीगल गुरु से। आप लोगों को सभी स्टूडेंट को ज्वाइन कर लेना है एंड जो भी आपके डाउट्स हो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, मैं उस पर बहुत जल्द दोस्तों पर डे दोस्तों 15 to 20 क्वेश्चन पोस्ट किया करूँगा आपके प्रैक्टिस के लिए, ऑल इंडिया बाग एग्जामिनेशन 19 के लिए, ओके। सो आप सभी को उसमें क्वेश्चंस का आंसर देना होगा एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छी से होगी। देन इसके बाद मैं मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो जितनी कोशिश मेरी तरफ से गाइज हो सकेगी, फ्रेंड्स हो सकेगी, कि मैं आपके लिए करूंगा और आपके फ्यूचर एडवोकेट बनने में मेरा जितना भी सहयोग हो पाएगा मैं आपके लिए करने की कोशिश करूंगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज मेट द प्रोविजन ऑफ पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। सो इसका जो आंसर होने वाला है गाइज ये होगा 4th वाला 58 अमेंडमेंट एक्ट, ओके। Which of the following is not a landmark judgment on the which of the following is the landmark judgment on the colorable legislation। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? सो जो 91 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, पहले मैं इसको बता देता हूँ। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह। Which of the following constitutional amendment act was passed in light the advisory opinion received in Reberry case। इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ओके। सो 92 का जो आपका आंसर होगा गाइस ये होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9th अमेंडमेंट, ओके। 9th अमेंडमेंट, नवा संशोधन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेवेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ रिप्यूगिंग बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ। तो 93 का जो आपका आंसर होगा गाइस ये होगा आपका 3 वाला, आर्टिकल 254। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। What transition period was provided in the Constitution of India for changing official language of Union from India? 5 year, 15 year, 10 year, 25 year। सो 94 का जो आपका आंसर होने वाला है ये 3-10 ईयर, ओके। सॉरी यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे सी वाला आंसर होगा आपका 15 ईयर्स, ओके, 15 ईयर्स, ओके। In which of the following it was held that there could be no reservation on single post in the cadre। सो किस केस में कहा गया था 95 वाला? इसका आंसर होगा चंद्रशेखर पासवान से स्टेट ऑफ यानी चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य, ओके। ये जो मैंने आपको बताया भी था, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट हर प्लेस ऑफ वर्क में आल्सो भी कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सेक्सुअल हरेसमेंट जो हो रहा है दोस्तों उसमें अगर वो लॉ तो वायलेट हो ही रहा है लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल भी वायलेट हो रहा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन सा है दोस्तों ये आपको बताना है। 96 में आपका कौन सा है? ये आपका है अनुच्छेद 1 सब क्लॉज जी, ओके।
19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। अब इसमें आपसे डायरेक्ट डॉक्ट्राइन पूछा तो 97 का जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। देन 98 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो टैक्स कैन बी लिव्ड और कलेक्टेड एक्सपेक्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो 98 का जो आपका आंसर होगा फोर्थ होगा 265। ओके गाइस, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना चाहे प्रिंट आउट करा लें, या आप लोग देखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, बट मैं उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो आप लोग जो वीडियो में पूरा देखा है इसको आप लोग एक बार फिर से देखना, पहले इस वीडियो को में से याद हो गए होंगे अभी तक आपको, देन इसके बाद आप लोग पीडीएफ से देखना, पीडीएफ देखने के बाद आप लोग एक बार दोबारा वीडियो रिपीट करना, उससे क्या होगा कि आप लोगों को सिर्फ आंसर गेस करने होंगे वीडियो प्ले करके। ओके सो गाइस, वीडियो एंड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाने का मेथड पसंद आ रहा हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लग रही, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ओके तो वीडियो एंड कर रहा हूँ गाइज, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।